हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं एक चैप्टर अभी अपलोड करूंगी एमए सेकेंड सेमेस्टर साइकोलॉजी के लिए। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा, प्रोफेसर साइकोलॉजी, और मैं आपको बताऊंगी यूनिट 4, पेपर 1, यूनिट 4, सेकेंड सेमेस्टर। ये है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस 2। इसमें हम ये देखेंगे कि हम फॉरगेटिंग यानी भूल जाना क्यों होता है। हम ये देखें सिलेबस में क्या क्या है। इसमें 4 सब टॉपिक्स हैं। पहला है फॉरगेटिंग, नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। दूसरा है थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। तीसरा है थ्योरीज के बारे में, इंटरफेरेंस, डीके एंड रिट्रीवल। और चौथा इसमें हम देखेंगे इम्प्रूविंग मेमोरी। तो इस तरह हम ये देखेंगे कि फॉरगेटिंग क्यों होती है, किस प्रकार की प्रकृति होती है, क्या कारण होते हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं और कौन कौन सी थ्योरीज हैं। हम जानेंगे नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। सबसे पहले हम फॉरगेटिंग या भूलने की डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन या परिभाषा ये कहती है कि जब हम लर्निंग करते हैं या कुछ सीखते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी मेमोरी में रख पाता है और फिर उसका रिकॉल भी कर पाता है, जबकि जब वो ऐसा न कर पाए तो उसे हम भूलना कहते हैं। फ्रायड महोदय ने कहा कि हम जब किसी मटेरियल को, किसी चीज़ को याद नहीं करना चाहते तो फिर हम उसे भूल जाते हैं। अब हम इसी तरह से देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग क्या है। टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग यानी भूलने के प्रकार। तो पहला प्रकार होता है नॉर्मल फॉरगेटिंग। इट इज़ द फॉरगेटिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम कुछ बातों को भूल जाते हैं। और भूल किस लिए जाते हैं? क्योंकि हम बहुत सारी बातें रोज़ अपने दिमाग में डालते रहते हैं और इसलिए पुरानी बातें जो रहती हैं वो धूमिल पड़ जाती मेमोरी में। दूसरी जो होती है एबनॉर्मल फॉरगेटिंग, असामान्य भूलना। फ्रायड महोदय ने ये कहा कि हम जानबूझकर कुछ चीज़ों को जो कि अनप्लीजेंट रहती है, हमारे लिए अवांछित रहती हैं, उसे हम भूल जाना चाहते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस को, और इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। अब हम इसके बाद देखें थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। कौन कौन सी थ्योरीज हैं? पहली थ्योरी कहती है डिसयूज और डीके थ्योरी, यानी नष्ट हो जाना। किसका नष्ट हो जाना आगे हम देखेंगे। ये थ्योरी जो रहती है इबिंगहॉस ने दी 1885 में। ये थ्योरी कहती है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं वो हम अपने ब्रेन में रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी ट्रेसेस, स्मृति चिन्हों के रूप में रखते हैं, जो कि मजबूत किए जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग किए जा सकते हैं बाय प्रैक्टिस और रीयूज ऑफ द मटेरियल। और यदि आपने उस मटेरियल को बहुत दिनों तक यूज़ नहीं किया या फिर प्रैक्टिस नहीं की तो वो फेड्स आउट हो जाता है विद द पासेज ऑफ द टाइम। स्मृति चिन्हों के रूप में हमने रखा अपने ब्रेन में कहीं पर, और फिर उसके बाद अगर हम उसको रीयूज़ ना करें तो फिर बहुत पुरानी बात हो जाती है तो हम उसको भूल जाया करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखें कि जो फॉरगेटिंग कर्व दिया इबिंगहॉस महोदय ने उसको हम समझने की कोशिश करें, एक्सप्लेनेशन। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि उसमें रिटेंशन इंटरवल जब बढ़ते चले जाता है, रिटेंशन इंटरवल यानी धारणा काल, वो टाइम जबकि आपने सबसे पहले सीखा, उसके बाद अपने दिमाग में रिटेन किया या पकड़ कर रखा, और फिर उसके बाद आता है रिकॉल। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं लर्निंग के। तो हमने ये देखा कि जब आप रिटेंशन इंटरवल यानी जब आपने दिमाग में रखा हुआ है और उसका भी रिकॉल नहीं हुआ है तो ये पीरियड हम जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे भूलने का प्रतिशत भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक कि 20 मिनट के बाद हम 50% से ज़्यादा मटेरियल को भूल जाया करते हैं। एक समय के बाद 20 मिनट के बाद क्या होता है, रेट ऑफ फॉरगेटिंग पर मिनट जो होता है यानी भूलना प्रति मिनट जो होता है वो स्लो डाउन हो जाया करता है, और 20% मटीरियल जो रहता है वो बचा रह जाता है। जब भी आप उसका रिकॉल लोगे 20% मटीरियल शायद आपको मिल सकेगा। फिर दूसरी थ्योरी हम देखते हैं इंटरफेरेंस थ्योरी। ये क्या कहती है कि जब हम कुछ भी सीखते हैं तो वो सिर्फ वही चीज़ तो रहती नहीं जो कि हमारे दिमाग में हो। हमने अपने दिमाग को बहुत कुछ सप्लाई किया है अपने दिमाग में रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने अपने दिमाग में डाली हैं और हम लगातार डालते ही चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि तो हम देख रहे थे
इससे क्या हो जाता है कि हम जो लगातार मटेरियल अपने दिमाग में डालते जा रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तुम इसे याद करके रखो, तो अगर हम इसमें से किसी विशेष चीज़ को याद करना चाहेंगे तो वो डिफ़िकल्ट किस लिए हो जाता है, क्योंकि उसके पहले भी हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं और उसके बाद भी चीज़ें सीखते जा रहे हैं। तो ये पहले और बाद में सीखी गई चीज़ जो रहती है वो हमारी मेमोरी में आ करके इंटरफियर करती है। किस चीज़ के लिए? जो भी हम विशेष मटेरियल अपने दिमाग में से याद रखना चाहते हैं। अब हम ये देखें कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सबसे पहले एक कोई चैप्टर ए पढ़ा, फिर उसके बाद एक कोई चैप्टर बी पढ़ा, और यदि हम उसका टेस्ट ले रहे हैं, बी मटेरियल का अगर हम टेस्ट ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि बी के मटेरियल में से कुछ एक चीज़ें हम भूल जाया करते हैं, और ये होता है ड्यू टू प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, या जिसको हिंदी में कहते हैं अग्रोन्मुख अवरोध। इसी तरह यदि हमने कोई चैप्टर ए पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरा कोई चैप्टर बी पढ़ा, और यदि हम टेस्ट ले रहे हैं ए चैप्टर का जो हमने पहले पढ़ा था, तो काफ़ी कुछ मटेरियल ए चैप्टर में से हम भूल जाएंगे, और ये होता है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में के कारण होता है, या पश्चोन्मुख अवरोध के कारण ये चीज़ हुआ करती। अब हम ये देखें कि जो हमने पहले पढ़ा था ए प्रोएक्टिव इनिबिशन में, फिर बाद में पढ़ा और बाद वाले मटेरियल का हमने रिकॉल लिया, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि प्रोएक्टिव इनिबिशन में फॉरगेटिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि रिट्रोएक्टिव इनिबिशन में होती है, क्योंकि रिट्रोएक्टिव इनिबिशन में आपने जो भी पढ़ा उसके बाद आप उसका रिकॉल ले रहे हैं और बीच में आपने कुछ एक चीज़ पढ़ी हुई है। इस वजह से क्या हो जाता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम डेफिनेशन देखें कि यदि जो पहले पढ़ा हुआ मटेरियल है वो बैरियर के तौर पर काम करता है यदि आप बाद में पढ़े मटेरियल को याद करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या अग्रोन्मुख अवरोध। इसी तरह अगर हम डेफिनेशन देखें रिट्रोएक्टिव इनिबिशन की, जब जैसे हमने टेबल में रेफ़र किया, तो हम ये देखते हैं कि जो हमने पहले मटेरियल ए पढ़ा, फिर उसके बाद मटेरियल बी पढ़ा, फिर उसके बाद रिकॉल हम ले रहे हैं मटेरियल ए का जो हमने पहले पढ़ा है, तो इसके बाद क्या हो जाता है कि जो परसेंटेज ऑफ मेमोरी है वो कम हो जाया करता है बाद में पढ़े गए मटीरियल के लिए के कारण। और ये जो इंटरफेरेंस होता है, रिट्रोएक्टिव इनिबिशन जो रहता है वो हमने बाद में पढ़ा था, और फिर उसके बाद पहले पढ़े गए मटेरियल का हम क्योंकि रिकॉल ले रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा मेमोरी का लॉस कर दिया करता है। अब हम देखेंगे रिट्रीवल क्या है। रिट्रीवल यानी रिकॉल, ये हम देख हाँ, अब हम देखें रिट्रीवल या रिकॉल क्या है। यहाँ हम सबसे पहले ये जान लें कि लर्निंग के 3 स्टेप्स होते हैं। जब आपने कुछ लर्न किया ना, तो फिर उसके बाद हम उसको एनकोड करके अपने दिमाग में रिटेन करके रखते हैं। एनकोड करने के बाद उसका स्टोरेज हो जाता है, जिससे कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ पर जो मटेरियल आपने रखा वैसे क्लासिफिकेशन के हिसाब से स्टोर हो जाया करता है। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है रिट्रीवल का। रिट्रीवल यानी रिकॉल। तो हमको जब ये याद करना है कि किसी एक मटेरियल को जो हमने पढ़ा हुआ था या हमने जो एक्सपीरियंस किया था उसको हमको याद करना, तो पहले हमको ये याद करना पड़ेगा कि हमने मटेरियल कहाँ पर स्टोर किया था, और इसके लिए हम ये देखते हैं कि हमने उसको कैसे प्रकार से एनकोड किया था। अब हम ये देखें कि जब हम फॉरगेटिंग की बात करते भूल जाने की, तो वो इन तीनों ही स्टेप्स में से किसी के भी फेल्योर के कारण हो सकता है। पहली चीज़ हमने देखा कि जब हमने एक्सपीरियंस किया, लर्न किया, तो हमने उसको एनकोड किया। अब ये जो एनकोडिंग होती है वो अगर इनएप्रोप्रिएट या अनुपयुक्त हो या अगर दोषपूर्ण हो तो भी हमको फॉरगेटिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ है स्टोरेज में हम ये देख सकते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन कम मिली थी या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मिली थी, जिससे कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो शॉर्ट पड़ गई। अगर मान लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मान लीजिए कम पड़ गई। तीसरी चीज़ हो सकती है कि यदि हम रिकॉल करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रख दी थी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से हमको क्या हो सकता है कि हमारा एक्सेस नहीं बन पाता, हमारी पहुंच नहीं बन पाती। हमारा मटेरियल जो है वो है ऑलरेडी ब्रेन में, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है।
हाँ, तो जैसे मान लीजिए हम भूल जाया करते हैं, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। अब हम ये देखें कि यदि हम अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहें, और ये हम क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं अगर आपको जल्दी से याद हो जाता है तो आपका इंटेलिजेंस ज़्यादा आता है। और इस वजह से हम ये देखें कि अगर हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहें, अपनी स्मृति को सुधारना चाहें, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। आजकल के ज़माने में आप ये देखते हैं कि यूट्यूब पर और इंटरनेट वगैरह पर बहुत सारे मेमोरी गुरुज पैदा हो गए जो कि आपको ये बताते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। उन सबको भूल जाइए और जो हम साइकोलॉजिकल मेथड्स बता रहे हैं उस पर आप विश्वास कीजिए। सबसे पहली मेथड जो होती है इम्प्रूव करने के लिए मेमोरी, वो ज़रूरी हो जाती लर्न समथिंग न्यू। जब आप किसी चीज़ को, नई चीज़ को सीखते हैं तो आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, जो विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं वो वर्क टुगेदर करते हैं टू गेट द प्रोसेस डन। आप अपनी किसी चीज़ को याद करना चाहते, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो मेमोरी आपकी अच्छी तरह से काम करती, ब्रेन क्योंकि स्टिमुलेट हो जाया करता है। इससे क्या हो जाता है कि विभिन्न प्रकार की डिजीजेस, जिसमें कि भूलने की बीमारी जो कि बुढ़ापे में हो जाया करती है, अल्जाइमर्स वगैरह, तो उससे निजात पाने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि आप कोई नई चीज़ें सीखें। दूसरा हम देखें स्लीप। स्लीप यानी सोना। कम से कम 6 घंटे की स्लीप आपको ज़रूरी है यदि आप अपनी मेमोरी को अच्छा रखना चाहते हैं, और जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक का कोई जो रिस्क भी रहता है वो भी कम हो जाया करता है। आप सही तरीके से सोएं, 6 घंटे सोएं, ये ज़रूरी हो जाता है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है ईटिंग हैबिट्स। हम सभी जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए अच्छी हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूरी है, मिल्क ज़रूरी है, फिश, सैलड्स, ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी ऑयल्स अगर आप यूज़ करते हैं जैसे कोकोनट या ऑलिव ऑयल, तो इससे क्या हो जाता है कि ब्रेन का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है और ये मेमोरी लॉसेस से दूर रह सकता है। चौथा जो हम देखते हैं चैलेंज योर ब्रेन। जब आप किसी तरह से कोई डिफ़िकल्ट टास्क देते हैं रिमेंबर करने के लिए अपने ब्रेन को, तो ब्रेन इसे चैलेंज समझकर स्वीकार करता है और उसके सारे जो पार्ट्स रहते हैं बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, जिससे कि आपके ब्रेन फंक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाया करती है और ओल्ड एज में भी मेमोरी लॉसेस का प्रॉब्लम नहीं रहता, जैसे अल्जाइमर्स वगैरह किसी प्रकार की डिजीज़ का। फिर पांचवा हम देखते हैं एक्सरसाइज वाइल सोशलाइजिंग। यदि आप मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग है या सिंपल वॉक भी करते हैं किसी एक फ्रेंड के साथ, तो इससे क्या हो जाता है कि रिस्क ऑफ फॉरगेटिंग कम हो जाया करता है, जिससे कि बुढ़ापे में विभिन्न प्रकार की मेमोरी लॉसेस नहीं होते। छठवां होता है मेडिटेशन। यदि आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे स्ट्रेस रिलीज हो जाया करता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है भूलने का। इवन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो रहती हैं वो भी बहुत हेल्प करती हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे इसका फॉर्मूला होता है रिलीविंग स्ट्रेस का, बहुत ज़्यादा एक आप डीप ब्रेथ लें, होल्ड फॉर सम सेकेंड्स, और फिर आप डीपली ही अपनी सांस को बाहर छोड़ें, जिससे क्या हो जाता है, इससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और आपकी भूलने की बीमारी का काफ़ी कुछ इलाज होता है। नेक्स्ट है प्ले गेम्स। कौन कौन से गेम खेलने से हमारा ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है? सुडोकू आप जानते होंगे, वर्ड पजल रहता है, कुछ बोर्ड गेम्स वगैरह रहते हैं जैसे कैरम, चेस वगैरह, इससे मेमोरी पावर बढ़ जाया करता है। फिर आठवां इसमें फॉर्मूला है यूज़ लेस डोमिनेंट हैंड स्पेशली फॉर राइटिंग। यानी जब आप मान लीजिए जैसे आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आप लेफ्ट हैंड से कुछ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत कभी तो कीजिए, जैसे आप लिखने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका दूसरे साइड का ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाया करता है और इससे जो फॉरगेटिंग होती है वो कम हो जाया करती है। फिर नेक्स्ट हम देखें रिपीट आउट लाउड। किसी भी चीज़ को जब आप रिपीट करते हैं ना, तो या तो अपने ब्रेन में आप धीरे धीरे मन में ही बोलते हैं या फिर आप उसको ज़ोर ज़ोर से बोलें। नेक्स्ट है इसमें फॉर्मिंग इमेजेस।
जो भी कुछ आप पढ़ते हैं ना, तो उसका आप अपना इमेज फॉर्म कर लें। ये बहुत ओल्ड ट्रिक है जिसके के द्वारा आप अपनी मेमोरी को अच्छा रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखें, जैसे मान लीजिए आपको एक चित्र याद करके रखना है जिसमें कि एक चिड़िया है, एक खिड़की है, एक टेबल है, एक फैन है। तो आप इसकी एक इमेज फॉर्म कर सकते हैं कि एक कमरा है जिसमें कि एक टेबल रखा है, एक फैन घूम रहा है और एक खिड़की है जिस पर कि चिड़िया बैठी है। ऐसे एसोसिएटेड अगर आप मेमोरी अपनी रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप उसको याद रख सकें। अब हम नेक्स्ट देखें, इसमें क्या होता है, रिपोर्ट्स के द्वारा ये बताया गया 12वां फॉर्मूला कि यदि आप किसी भी चीज़ को, नई इन्फॉर्मेशन को यदि आप याद रखते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो रहती है ना हमारी, अल्पकालिक स्मृति, उसका टेन्योर बहुत कम होता है। तो इसके पहले कि हम भूल जाएं, आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने पहले से बनाए हुए किसी ग्रुप में डाल दें, या फिर अगर वो किसी ग्रुप में नहीं आ रहा है तो आप ये याद रखें कि वो किसी ग्रुप में नहीं आ रहा है। तो या तो आप उसको ग्रुप कर लीजिए या फिर उसको चंक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट होता है इम्प्रूविंग मेमोरी का फॉर्मूला 13th, प्रैक्टिस इट बाय राइटिंग। यदि आप जैसे जैसे किसी चीज़ को लिखने लग जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, आपके ब्रेन के दो सेक्शंस, आपके दो प्रकार के नर्व सक्रिय हो जाते हैं। एक तो आप सिर्फ देख रहे हैं तो आपकी होगी ऑप्टिक नर्व, और दूसरी जब आप लिख रहे हैं तो आपकी मोटर नर्व भी सक्रिय हो जाया करती, जिससे कि किसी मटेरियल को याद रखना बहुत ज़्यादा सरल हो जाया करता है। नेक्स्ट हम देखें मास्ड वर्सेस स्पेस लर्निंग। जब आप लर्न करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपका एक चैप्टर है जो कि 1 घंटे तक आपको पढ़ना है, तब वो समाप्त हो सकेगा। अब आप उसको 15-15 मिनट तक पढ़िए, 15 मिनट तक पढ़िए, फिर उसके बाद एक रेस्ट लीजिए, फिर 15 मिनट पढ़िए, फिर 15 मिनट पढ़िए। यहाँ आपने चैप्टर को बांटा नहीं है। 15 मिनट में आप एक रीडिंग करेंगे, फिर दूसरे 15 मिनट में दूसरी रीडिंग करेंगे। इस तरह से हम क्या देखते हैं, इसको मास्ड वर्सेस स्पेस्ड लर्निंग, कि जिसमें आप जो टाइम है उसको बांट रहे हैं एंड नॉट द मटेरियल। नेक्स्ट हम देखेंगे 15वां जो फॉर्मूला है, पार्ट वर्सेस होल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि न केवल मटेरियल को बल्कि हम टाइम को भी बांट दिया करते हैं। जैसा कि सेमेस्टर एग्जाम में होता है कि हम पूरे सेमेस्टर को, मान लीजिए हमने 4 भागों में बांट दिया, और 4 सेमेस्टर्स में हम उतने ही टाइम में या 6-6 महीने में हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगले सेमेस्टर में यू डोंट हैव टू रिपीट द मटेरियल, जिससे कि ये इजी हो जाता है कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो इस तरह हमने ये देखा कि मेमोरी को इम्प्रूव करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने दिमाग की हफ्ते दर हफ्ते या फिर 15 दिन में कम से कम सफाई करते जाएं। सफाई का क्या मतलब है, जितने आपके ग्रजेस वगैरह हैं, जितने आपके मेंटल इलनेस वगैरह को बनाने वाले फॉर्मूले हैं, जिसमें कि नफ़रत है, दुख है, कष्ट है, विभिन्न प्रकार की जो नेगेटिव फीलिंग्स है, उसको आप हर 15 दिन में हटाते जाएं। ये ज़रूरी है, क्योंकि मेमोरी जो रहती है उसका जो पोर्शन रहता है वो लिमिटेड रहता है, और अगर हम उसमें इसी तरह का कचरा भरते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप जो भी कुछ चाहते हैं उसको आप याद कर सकें। इसकी जगह पर आप अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में भरें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, खुश रहें, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें, अपनी पसंद को ध्यान में रखें। खुश रहने की आदत जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, इससे आपकी मेमोरी हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। तो ये फॉर्मूले थे आपको इम्प्रूविंग मेमोरी के। कैसे लगे ये बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।